हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के अपने फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मिल रहे हैं बच्चों। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बच्चों राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। बच्चों, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में जो हमारी क्लास 12 की सपोर्ट मटेरियल है उसके चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चल रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी ये वीडियो देखिए तो जानकारी ले लीजिए बच्चों कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पे सभी सब्जेक्ट के सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के काल को पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, जेम्स प्रिंसेप। बच्चों, आपको चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है जेम्स प्रिंसेप जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ठीक है बच्चों, 1830 के दशक में इन्होंने भारत की सबसे प्राचीन लिपि, जो कि बच्चों कौन सी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, इन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मणी तथा खरोष्ठी लिपि का क्या निकाला बच्चों, अर्थ निकाला। ठीक है बच्चों, जिसमें जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट कह रहा हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास हुआ था। इस समय लोहे का प्रयोग बढ़ा था और सिक्कों का भी इस्तेमाल बढ़ा था। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों आपकी इस चैप्टर की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय काल कहते हैं, क्योंकि इसी समय आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा था और सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ा। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा, जो इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का उदय हुआ बच्चों, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें देखिए 16 महाजनपदों के बारे में कई बार पूछ लेता है पता कहां से चला है। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें बच्चों बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से पता चलता है। ठीक है, 16 में से देखिए 16 के 16 बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, 7 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनमें से कुछ के नाम सुन लीजिए बच्चों, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंतिका, वज्जी आदि थे। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख महाजनपद थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के कारण। देखिए, मगध जो थे 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली जनपद था बच्चों, वो हमारा मगध था। ठीक है, मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या बताए हुए, पहला कारण है यहाँ की जो जमीन थी बहुत ही उपजाऊ थी। पूरब में जंगल था, जंगलों से क्या मिल जाते थे बच्चों, हाथी मिल जाते थे। और दक्षिण में इसके लोहे के खदान थे। लोहे के खदान, अच्छा, लोहे के खदान से लोहा मिलता था और जिससे क्या बनाए जाते थे बच्चों, हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, नदियों तथा यातायात के, अच्छा, ये जो 4 पॉइंट है ना बच्चों, ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी बताए, ये चारों के चारों पॉइंट आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, मगध के शक्तिशाली। अच्छा, परंतु बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में क्या बताया हुआ था, ये 2 पॉइंट बताए हुए थे। देखो, क्योंकि यहाँ के राजा बहुत ही क्या थे, महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, और ये सुरक्षित, इसकी राजधानी क्या थी, बहुत ही सुरक्षित थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 कारण है बच्चों, ये आपके देखिए, ये 2 पॉइंट आपके बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में लिखे हुए थे। और ये जो 4 पॉइंट है बच्चों, ये इसके बारे में जिक्र मिलता है हमें आधुनिक इतिहासकारों से। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो थे ना सबसे प्रसिद्ध शासक थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे क्या थे बच्चों, प्रसिद्ध शासक थे। पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या थे बच्चों, संस्थापक। चलिए कमेंट करके आप लोग, जो बच्चे समझदार है, अच्छे इंटेलिजेंट है, चलो आप लोग बताओ मेरे को कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया 3-2 लिख करके, आप बताएंगे पूरा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, आज की वीडियो का हमारा कमेंट होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, संस्थापक थे, इसकी स्थापना कब करी थी। मौर्य साम्राज्य भारत का बच्चों पहला साम्राज्य था। भारत का कैसा साम्राज्य था बच्चों, पहला साम्राज्य था। ठीक है,
अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों, 7th पॉइंट क्या कह रहा है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर बच्चों 600 ईस्वी के दौरान जो इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया वो कौन से स्रोत थे बच्चों? अभिलेख थे, ग्रंथ थे, सिक्के थे, चित्र थे, मूर्तियां थी और भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब बच्चों भवनों के अवशेष। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 8 जो है बच्चों हमारा, इसमें किस पे बात किया गया? प्रिंसेप और पियदसी पे। प्रिंसेप और पियदसी पे। देखिए मैंने अभी अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में, 1830 के दशक में, ठीक है, दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था बच्चों जेम्स प्रिंसेप। इनके द्वारा ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि का क्या निकाला गया था बच्चों? अर्थ निकाला गया था। यह दोनों लिपियां जो थी ना, प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों में उद्धृत थी। उद्धृत मतलब इसको वहां पे लिखा गया था। ठीक है, देखो अधिकांश अभिलेख जो थे और सिक्के जो थे, इस पे पियदसी शब्द मिला है बच्चों। क्या मिला है? पियदसी लिखा हुआ था, यानी इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृत वाला राजा। ठीक है बच्चों, कुछ अभिलेखों पर अशोक के जगह पर अशोक के जगह देखिए अशोक भी लिखा हुआ था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक था बच्चों सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये देखिए प्राचीन सिक्के हैं और ये अभिलेख है। ठीक है बच्चों, अभी हमने प्रिंसेप और पियदसी के बारे में जान लिया। देख रहे इतनी मतलब नई वाली जो सपोर्ट मटेरियल आई है ना बच्चों, इतनी अच्छी सपोर्ट मटेरियल आई है, मतलब समझ तो बिल्कुल आना ही आना है पक्का। प्रारंभिक राज्य बच्चों, अभी देखिए मैंने बताया था आपको प्रारंभिक राज्यों में कितने राज्यों का जिक्र मिला था? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनीय काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा, बौद्ध तथा जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, 16 महाजनपदों का क्या हुआ बच्चों? उदय हुआ। ठीक है, जनपद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड है जहां कोई मतलब मतलब लोग अपना पैर रखते हैं अर्थात बस जाते हैं। इस सब का यूज प्रकृति व संस्कृत में मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 में बच्चों, मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी के स्रोत। बच्चों मौर्य वंश के बारे में कहां से पता चलाता है? मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी बच्चों, यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है बच्चों, कौटिल्य जो थे इन्होंने अरसास बुक लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्यों से, बौद्ध साहित्यों से, पौराणिक ग्रंथों से, अभिलेखों से और संस्कृत के वाग्मी ग्रंथों, ये बच्चों स्रोत है। मौर्य वंश के बारे में हमें पता कहां से चलता है? अगला बच्चों गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में हमें अभिलेखों से, सिक्कों से, साहित्यों से और प्रशस्तियों से। प्रशस्तियों में बच्चों, प्रशस्तियां क्या होती है पता है आपको? प्रशस्तियों का मतलब होता है बच्चों जो राजा की तारीफ में लिखी गई कविताएं, राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविता है। इसमें से सबसे फेमस है प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 देखते हैं बच्चों, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसके 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिल और स्वर्णगिरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 में बच्चों, मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समिति का जिक्र किया गया है। देखो मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था ना, इन्होंने बताया है कि भाई मौर्य साम्राज्य के अंदर सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति थी और बच्चों 6 उप समितियां थी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं तो आप मेरे को प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करूंगा। ठीक है बच्चों, जिनके कार्य क्या था? नौसेना का संचालन करना, यातायात को देखना, खान पान देखना, पैदल सैनिकों को देखना, अश्वरोहियों का देखना और क्या है बच्चों स्थारोहियों का तथा हथियार का संचालन करना। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 13 है, 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। 4ठी शताब्दी ईस्वी 400 ईस्वी में बच्चों गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य जो था ना सामंतवादी व्यवस्था पर निर्भर था पूरी तरीके से। दक्षिण भारत में चेर, पांड्यन जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय हुआ था। इसी काल में माना जाता है, इसी काल में माना जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया था, उपज बढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 6, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बच्चों छठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, विनिमय बढ़ा। ठीक है, विनिमय सिक्कों के यूज से क्या हुआ बच्चों? देखो सिक्कों के यूज से लेन देन, विनिमय मतलब होता है बच्चों लेन देन, लेन देन आसान हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 है बच्चों, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना। देखो अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए ना राजा लोग क्या करते थे, अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ते थे। देखो अपने आप को ना देवी देवताओं से जोड़ करके ऊंचा दिखाने का काम किसने किया था बच्चों? आपको पता है कौन से राजाओं ने किया था? ठीक है, सातवाहन राजा नहीं थे बच्चों, सक्सासक थे। नहीं, मतलब इसका आंसर सक्सासक नहीं है। ठीक है, देखिए 18वां पॉइंट नंबर 18 क्या कह रहा है, दूसरी दूसरी शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों का भी जिक्र मिलता है। तो अच्छा, दानात्मक अभिलेखों से पता चलता है कि भाई जो लोग दान देते थे वो व्यवसाय क्या करते थे? धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि। ठीक है बच्चों, उत्पाद का और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल क्या करते थे, खरीदते थे और फिर उस उनसे क्या करते थे, सामान तैयार करके बाजार में बेचा करते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी है बच्चों, पर एक ही वीडियो में ना अपने पूरे चैप्टर को कवर करने की इंपॉर्टेंट जितने भी सपोर्ट मेटल के पॉइंट्स है उनको कवर किया है। ठीक है, तो ज्यादा बोर मत होइए, आराम से देखते रहिए वीडियो को। तो पॉइंट नंबर 20 क्या कह रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप के नदी मार्गों और भूमार्गों। देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना उपमहाद्वीप पर, भारतीय उपमहाद्वीप पे नदी वाले रास्ते और जमीन वाले रास्तों का जाल बिछ चुका था। ठीक है, भारत से अरब सागर होते हुए अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, बंगाल की खाड़ी के रास्तों चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक का पूरा रास्ता क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है, गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्के क्या हो गए थे, कम हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक गिरावट आ गई थी और आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करता है। पॉइंट नंबर 22 है बच्चों, अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के बारे में इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, देखो जो अभिलेखिक साक्ष्य होते हैं ना बच्चों, ये इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। अभिलेखों का जब इतिहासकार अध्ययन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, ध्यान रखते हैं भाई, अभिलेख की भाषा क्या है, राजा का नाम क्या है, तिथि क्या है, संदेश आदि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभिलेखों से। ठीक है बच्चों, अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमा, अभिलेखिक साक्ष्यों की बच्चों सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में आता है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अक्षरों के हल्के ढंग से, देखो कई बार अभिलेखों पे क्या होता है, अक्षर ना हल्के ढंग से उत्कीर्ण मतलब लिखे होते हैं। ठीक है, जो दिखते नहीं है। अभिलेखों के टूट जाने से अक्षर लुप्त हो जाते हैं, इसका हमें वास्तविक अर्थ निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, भाषा समझ नहीं आती है। ठीक है, दैनिक प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख नहीं मिलता अभिलेखों में। यह अभिलेखों की क्या बच्चों सीमा है। पॉइंट नंबर 24 है, प्रशस्त मूर्तियां सहित मौर्य काल समस्त पुरातत्व एक अद्भुत काल का प्रमाण मिलता है, वे मौर्य साम्राज्य की पहचान है। ये मौर्य साम्राज्य की क्या है बच्चों, पहचान। देखिए जो कुषाण राजा था ना, कुषाण राजा, मैं अभी पीछे बताया था ना कौन से राजा अपने आप को भगवान से जोड़ करके अपने आप को ऊंचा दिखाते थे। कुषाण राजा अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे, अपने आप को भगवान के जैसा बताते थे। उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था बच्चों, देवपुत्र लगाया था। ठीक है, संभवतः वे चीन के शासकों से क्या थे, प्रेरित थे। चीन के राजा अपने नाम के आगे क्या लगाते थे बच्चों, स्वर्गपुत्र लगाते थे। ठीक है, कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सबसे अच्छे प्रमाण उनके सिक्के हैं। ठीक है, और मूर्तियां हैं। कुषाण राजाओं के सिक्के और मूर्तियां मिली है। मूर्तियों के बारे में तो मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियो में पढ़ा रखा है ना हमारी, कि मूर्तियां कहां से मिली थी, मूर्तियां मिली थी भैया अफगानिस्तान से मिली है और मथुरा के मार्ट से मिली है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड होता है जहां पर लोग क्या करते हैं, अपना पांव रखते हैं और बस्ती बसा लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों में मिलता है। ठीक है, लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करने की हो गई थी शुरू। धर्मसूत्र कह लो, धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना शुरू हो गई थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें शासक व समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए नियम वगैरह लिखे हुए थे। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 30 सॉरी पॉइंट नंबर 29 देखिए बच्चों। देखो देखो जो उत्तर भारत है ना, दक्षिण भारत में जो राज्य थे ना,
चोल चेर पांड्यन हो गए, ये तो उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत नीचे हमारा चोल चेर पांड्यन। ठीक है, दक्षिण भारत में ना बच्चों, क्या दक्षिण भारत में ना सरदार एक शक्तिशाली दक्षिण भारत के राजा को राजा नहीं बोलते थे, सरदार कहते थे। सरदार जो होता था ना एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता था, जिसका पद जो होता था ना वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है बच्चों वो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको लिखने का काम संस्कृत भाषा के हरिसेन ने किया था, जो सम्राट समुद्रगुप्त के कवि थे। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, सुदर्शन जो सरोवर है ना उसका निर्माण मौर्य काल के एक स्थानीय लोकल राज्यपाल के द्वारा कराया गया था। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदामन पता चलता है कि जो शक शासक थे ना रुद्रदामन, इसका जीवनधार क्या था बच्चों। ठीक है, जीवनधार मतलब रिपेयर वगैरह करवाया था। ठीक है, गृहपति जो होता है ना वो घर का मुखिया होता है। गृहपति का मतलब क्या होता है बच्चों, घर का मुखिया होता है। ठीक है, और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चे, नौकरों पर इसका क्या होता है, नियंत्रण। पाली भाषा में ना इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन करना कहलाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि उनकी धातु का विश्लेषण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र के अंदर। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अभिलेख। बच्चों इसको एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। जो अभिलेख होता है ना ये एक स्थायी सबूत होता है, स्थायी प्रमाण। ठीक है, प्राचीन अभिलेख जो थे ना प्राकृत भाषा क्या थी, जन सामान्य की भाषा में लिखे गए थे। अभिलेखों में ना उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे हैं जो इन्हें बनवाते थे। बोले तो राजा लोग ही बनवाते थे नॉर्मली। सबसे पुराने अभिलेख जैसे अशोक ने बनवाए थे, इन पर इसके निर्माण की तिथि खुद ही होती थी। तिथि ना मिलने पर इनका काल और पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के बारे में पता चलता है। अभिलेखों के आधार को अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खोद करके इन्हें लिखा जाता है। ये धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा देता है। ठीक है बच्चों, अभिलेख से जुड़े हुए कुछ चीजें थी। अब ये इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है बच्चों, अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। यहाँ पे कई सारी सीमाएं लिखी है बच्चों, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा है। वीडियो को रोक करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं, ठीक है, एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसकी वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो हम फिर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसको पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, अगर आपने हमारे पहले चैप्टर को नहीं देखा है। अच्छा बच्चों, मैप की जो है ना वीडियो मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा। ठीक है, और अगले चैप्टर में अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। ठीक है, आपका ये चैनल है, आपको अपना परिवार है ये हमारा। ठीक है, इसको बड़ा कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो बच्चों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए एक और बार फिर से थैंक यू। ज्यादा पका दिया, सॉरी। ठीक है, यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय।